गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं, राइबोसोम। इस राइबोसोम के पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने राइबोसोम को की डिस्कवरी और उसकी लोकेशन कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीज़ें देखी थी। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि राइबोसोम कितने तरीके के होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और उसका फंक्शन क्या होता है। तो राइबोसोम के बारे में हम लोग देखते हैं कि जो राइबोसोम, देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो राइबोसोम होता है वह दो तरीके का होता है। उस दो तरीके के राइबोसोम में एक जो राइबोसोम होता है वह कैसा होता है, एक जो होता है दैट इज 70s एंड अनदर वन इज 80s। ये दो तरीके के राइबोसोम होते हैं, 70s और 80s। देखिए, यहाँ पर हम कहें कि जो ये दो तरीके के राइबोसोम डिसाइड किए गए हैं वो उनकी साइज और सेडिमेंटेशन। एस यहाँ पे क्या है कि एस इज द स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट आर इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जो राइबोसोम दो, हमने अभी कहा कि जो राइबोसोम है वो दो तरीके के हैं, 70s और 80s। एस यहाँ पे क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। यानी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में जो राइबोसोम है उसके सेडिमेंटेशन के आधार पे दो तरीके डिसाइड किए गए हैं और उसी से राइबोसोम की साइज भी डिटरमाइन होती है। तो उस आधार पे, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पे राइबोसोम दो तरीके के होते हैं, 70s और 80s। देखिए, इसके पहले हम लोग इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो लेक्चर में, आप उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। तो पहले वीडियो लेक्चर में के बाद जो है, जो दूसरा है इसका पार्ट 2 राइबोसोम का, उसमें हमने कहा 70s और 80s, एस इज द स्वेडबर्ग यूनिट। उस आधार पे ये राइबोसोम जो होते हैं वह दो तरीके के होते हैं। दूसरी चीज कि जो 70s राइबोसोम होता है, उस 70s राइबोसोम की अगर हम साइज की बात करें कि राइबोसोम की साइज कितनी होती है, तो ऑब्वियसली दोनों तरीके के राइबोसोम को हम अगर देखें तो एक जो है कि कैसा है कि 80s और दूसरा कैसा है 70s। तो जो 80s राइबोसोम होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ इज 30 to 40 nm और जो इसकी ब्रेथ होती है 20 to 24 nm। ठीक है। 80s राइबोसोम, देखिए 80s राइबोसोम जो होता है वह हमने कहा था कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और इस राइबोसोम की जो वेट होता है, weight is about 4 to 4.5 million Dalton. This is the weight of the ribosome, 80s राइबोसोम का। और जो 70s है इसका जो लेंथ होती है that is 20 to 29 nm and breadth is 17 to 21 nm और जो वेट है इसका, वेट इज 2 to 2.7 मिलियन डाल्टन। ठीक है, दिस इज द वेट ऑफ द राइबोसोम। हमने कहा था कि राइबोसोम दो तरीके के होते हैं, 70s और 80s। ये उसकी साइज और वेट के बारे में हम लोगों ने देखा। अब देखिए कि हम एक चीज देखते हैं कि जो एक एनिमल सेल होती है, तो एनिमल हमने कहा था कि जो राइबोसोम होते हैं वह प्रोकैरियोटिक में 70s प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो जो एनिमल सेल होती है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में कभी कभी जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो थोड़ा छोटी साइज के होते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि
in mitochondria. Mitochondria of animal cell. जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है कि राइबोसोम इच ऑफ 55S, ये 55S टाइप का होता है और इसकी जो दो यूनिट होती हैं, वन इज द 35S एंड अनदर वन इज 25S। छोटा होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला राइबोसोम की साइज थोड़ा सा छोटी होती है। ठीक है, अब देखिए कि ये तो हो गई साइज के बारे में, दो तरीके के राइबोसोम के बारे में हमने देखा। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो दो तरीके के राइबोसोम हैं उनके दोनों के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। देखिए, तो जो 70S है, दिस वन इज 70S, तो एंड वन इज 80S। इस जो 70S राइबोसोम है, इस 70S राइबोसोम के दो घटक होते हैं, एक होता है 50S एंड अनदर वन इज 30S। इसके भी दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज द 60S एंड वन इज द 40S। देखिए, अगर हमने एक चीज आप समझे रहिएगा कि राइबोसोम की दोनों ही इकाइयां, जैसे हम ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में अब हम कहें कि इस न्यूक्लियस में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पे राइबोसोम अटैच रहता है। इस तरीके से सपोज दैट दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस यहाँ पे ये राइबो क्या है कि राइबोसोम का लार्जर सब, अब ये देखिए कि 70S राइबोसोम है, तो ये इसकी क्या है, लार्जर सब यूनिट, और ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट। ये छोटी इकाई है इसकी, स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर एंड दिस वन इज स्मॉलर सब यूनिट। तो जो आप एक चीज समझ रहिए कि हमने एक चीज कहा था कि राइबोसोम की दोनों ही यूनिट सेल के अंदर अलग अलग रहती है, वो कब यूनाइट होते हैं, यानी कि ये दोनों ही राइबोसोम, हम कहें कि अगर ये राइबोसोम जो है, ये मान लीजिए कि इसकी लार्जर सब यूनिट है और ये इसकी स्मॉलर सब यूनिट है, ये 50S है और ये 30S है, और ये इसकी हम कहें कि यहाँ पे कि दिस वन इज लार्जर सब यूनिट, दिस वन इज 60S एंड दिस वन इज 40S। ये दोनों कब कंबाइन होते हैं, याद रहे, केवल प्रोटीन सिंथेसिस के समय। These two units of the ribosome combine, unite with each other in the presence of Mg2+। मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ही ये दोनों कंबाइन होंगी, दोनों यूनिट, अदरवाइज दीज टू रिमेन सेपरेटली इन द सेल। ये राइबोसोम की दोनों ही इकाइयां अलग अलग रहती हैं, कब यूनाइट होती हैं, केवल प्रोटीन सिंथेसिस के समय और Mg2+ आयन के कंसंट्रेशन की प्रेजेंस में। अगर देखिए कि ये दोनों ही इकाइयां कब यूनाइट होती हैं, कि आप इस चीज को समझ लीजिए कि जो ये मान लीजिए कि राइबोसोम है 80S, तो 80S की दो इकाइयां हैं, हमने कहा कि वन इज द 60S एंड वन इज द 40S। तो ये दोनों ही इकाई कब कंबाइन होगी, जब Mg2+ का कंसंट्रेशन कितना हो जाए, 1 to 2 mm, इसमें कंबाइन हो जाएगी। राइबोसोम की दोनों ही इकाइयां इस कंसंट्रेशन पे यूनाइट होगी, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये दोनों ही इकाई कब सेपरेट हो जाएंगी, जब कंसंट्रेशन 0.5 mm हो। और यूकैरियोटिक सेल में, इन यूकैरियोटिक सेल ये कब डिसोसिएट हो जाएंगी, एट द 0.3 mm। इस कंसंट्रेशन पे राइबोसोम की दोनों यूनिट क्या हो जाती हैं, डिसोसिएट, और इस पे क्या हो जाती हैं, राइबोसोम की दोनों यूनिट यूनाइटेड, जुड़ जाती है।
वंस अगेन अंडरस्टैंड कि राइबोसोम की दोनों ही इकाइयां सेल के अंदर अलग अलग रहती हैं। कब जुड़ती हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के समय। और किसकी जरूरत होती है? Mg2+ की। प्रोकैरियोटिक सेल में यूनाइट और यूकैरियोटिक सेल में यूनाइट होने की कंडीशन है 1 to 2 mm। और प्रोकैरियोटिक सेल में कब डिसोसिएट होती है? एट द कंसंट्रेशन द मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन है 0.5 mm एंड यूकैरियोटिक सेल में 0.3 mm पे दोनों ही यूनिट डिसोसिएट हो जाती है। तो ये तो रही कि राइबोसोम। और अभी जो हमने डायग्राम बनाया था, देखिए कि फिर हम कहते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके की होती है। आप जानते हैं कि एक RER होती है और एक कैसी होती है? SER होती है। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या पाई जाती है? सपोज दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस पे क्या है कि ये राइबोसोम है। तो राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट जुड़ी रहती है। लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम यही जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं SRP प्रोटीन, या इसको क्या कहते हैं? दिस इज आल्सो नोन एज राइबोफोरिन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको समझे रहना है कि जो राइबोसोम की बड़ी वाली यूनिट होती है वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? राइबोफोरिन और SRP प्रोटीन के जरिए जुड़ी रहती है। अब देखिए कि हम एक चीज और देखने चल रहे हैं कि जो लार्जर सब यूनिट होती है और स्मॉलर सब यूनिट होती है, इसकी जो कंपोनेंट होते हैं, स्ट्रक्चर होती है, वो क्या होती है, और किस जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम को होती है उसके कंपोनेंट है और उसकी स्ट्रक्चर। तो देखिए कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो स्मॉलर सब यूनिट होती है राइबोसोम की, उसके कितने कंपोनेंट होते हैं। तो जस्ट सी, ये राइबोसोम की क्या है? स्मॉलर सब यूनिट है। इसके इस भाग को क्या कहते हैं? दिस वन इज नोन एज हेड, दिस वन इज नोन एज बेस, this part of the smaller subunit, this is the smaller subunit। ये क्या है? this one is प्लेटफॉर्म। इस हेड और प्लेटफॉर्म के बीच में इसको क्या कहते हैं? this one is known as क्लेफ्ट। तो वंस अगेन अंडरस्टैंड कि जो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है, उस स्मॉलर सब यूनिट के कितने कंपोनेंट होते हैं। तो स्मॉलर सब यूनिट के कितने कंपोनेंट हैं? जैसे कि वन इज द हेड, वन इज द बेस, वन इज द प्लेटफॉर्म एंड लास्ट वन इज द क्लेफ्ट। ये कंपोनेंट हैं। आप इस डायग्राम को बना करके एक बार जहां लेबल कर देंगे, लिख देंगे, तुरंत आपको याद हो जाएगा, कोई समस्या यहाँ पे आने वाली नहीं है। तो ये राइबोसोम की क्या है? स्मॉलर सब यूनिट। इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हियर वी हैव रिटन दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। इसके बाद हम थोड़ा सा लार्जर सब यूनिट को भी देखते हैं। देखिए जो लार्जर सब यूनिट है, इस लार्जर सब यूनिट में इस तरीके से होता है उसका डायग्राम। जैसे इसको क्या कहते हैं? दिस पार्ट इज नोन एज सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस। दिस वन इज नोन एज स्टॉक
this is rich and this part is known as what, value। तो जो लार्जर सब यूनिट है, देखिए उसके कितने कंपोनेंट हो गए, उसके कितने कंपोनेंट हो गए, एक तो रिच है, दूसरा रिच और सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस के बीच में क्या है, वैली है, तीसरा सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस है, एंड लास्ट वन इज व्हाट, स्टॉक। तो ये लार्जर सब यूनिट के कंपोनेंट हो गए राइबोसोम के। अब देखिए कि राइबोसोम का हमने देखा कि राइबोसोम कितने टाइप का होता है, राइबोसोम के कंपोनेंट कितने होते हैं, और अब हमें एक चीज और देख लेनी है कि जो लार्जर सब यूनिट होती है और स्मॉलर सब यूनिट होती है वो किससे मिलके बनी होती है। देखिए, तो अगर हम कहें कि ये 70S राइबोसोम है, दिस इज द 70S, तो इस 70S में दिस इज स्मॉलर सब यूनिट, दिस वन इज लार्जर सब यूनिट। तो जो 70S की स्मॉलर सब यूनिट होती है आप जानते हैं दैट इज द 30S, और जो लार्जर सब यूनिट होती है दैट इज द 50S। हमें ये भी पता है कि जो राइबोसोम होता है उसे आरएनपी पार्टिकल कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो जो ये 30S है वो किससे मिलके बना होता है, 16S राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, 16S राइबोसोमल आरएनए एंड 21 टाइप ऑफ प्रोटीन, 21 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। जो उसकी 15S लार्जर सब यूनिट है, 70S की वो किससे मिलके बनी होती है कि दैट इज मेड अप विद द 23S राइबोसोमल आरएनए and 5S ribosomal RNA and 34 different type of protein। ठीक है, तो एक चीज आप समझे रहिए कि जो जैसे राइबोसोम है तो ऑब्वियसली हम कहें कि इस राइबोसोम में जो प्रोटीन वाला हिस्सा होता है ऐसे ऊपर की तरफ रहता है, और जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो अंदर की तरफ रहता है। ये हिस्सा क्या रहेगा कि प्रोटीन रहेगा, और अंदर की तरफ जो राइबोसोम रहता है उसके क्या रहता है, राइबोसोमल आरएनए रहता है। ये चीज भी याद रहे कि एक सेल के अंदर जितना राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, सबसे ज्यादा राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। राइबोसोमल आरएनए एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड है। 70 to 80% सेल के अंदर पाया जाने वाला राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम में पाया जाता है। यही कारण भी है कि राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम को राइबोसोम नाम क्यों दिया गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोमल आरएनए इन द राइबोसोम। अब एक चीज यहीं पे हमें और देख लेना है कि जो 80S होता है उसमें कितने प्रोटीन होते हैं, कौन से प्रोटीन होते हैं और उसके कौन से घटक, जैसे कि जो 80S है हम इसी को बदल देते हैं। देखिए, अगर हम कहें कि ये 80S है, 80S राइबोसोम है, तो इसकी जो स्मॉलर सब यूनिट है वो कितनी होती है, 40S, और जो लार्जर सब यूनिट होती है वो कितनी होती है, 60S। तो जो 40S होता है दैट इज मेड अप विद द 18S राइबोसोमल आरएनए एंड 30 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। जो लार्जर सब यूनिट होती है दैट इज मेड अप विद द 28S राइबोसोमल आरएनए, 5.8S राइबोसोमल आरएनए and 5S ribosomal RNA and plus 45 different type of protein। ये लार्जर सब यूनिट में पाए जाने वाले प्रोटीन और उसके कंपोनेंट होते हैं। देखिए, हम एक चीज देखें कि जो लार्जर सब यूनिट है और स्मॉलर सब यूनिट है किन चीजों से मिलकर बनी होती है, उसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। और हमें एक चीज देखना है थोड़ा सा कि राइबोसोम का लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं कि दैट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम।
देखिए जो राइबोसोम होता है, उस राइबोसोम का सबसे बड़ा काम क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो ऑब्वियसली प्रोटीन के सिंथेसिस के समय हम कहें कि मान लीजिए कि ये क्या है? सेल है। इस सेल के अंदर ये क्या है? केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर क्या है? किस न्यूक्लियस है, दिस हैव द डीएनए। इससे क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए। और यह मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि दिस मैसेंजर आरएनए कम्स इन द साइटोप्लाज्म, और इस पे क्या रहता है? इसी पे कोडेड इंफॉर्मेशन रहती है। दिस मैसेंजर आरएनए इज हैविंग द कोडेड इंफॉर्मेशन, जिसको पढ़ पढ़ करके क्या बनने वाला है? प्रोटीन, अमाइनो एसिड को जोड़ा जाएगा, फिर प्रोटीन बनेगी। तो राइबोसोम का काम क्या है कि सबसे पहले ये राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट जुड़ जाती है। दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। सबसे पहले राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट जुड़ेगी, फिर उसी पे आकर के ये लार्जर सब यूनिट भी जुड़ जाती है। Once again you have to remember that ribosome combine only at the time of protein synthesis। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस जुड़ती है। दूसरी चीज हम ये कहते हैं कि राइबोसोम का काम ही क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। इसी मैसेंजर आरएनए पर राइबोसोम आके जुड़ते हैं, सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट, फिर लार्जर सब यूनिट। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने कहा था कि एक मैसेंजर आने पे कई राइबोसोम जुड़ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज वन पॉलीराइबोसोम, और इट इज आल्सो नोन एज पॉलीसोम। तो राइबोसोम का मेन फंक्शन, वंस अगेन रिमेंबर कि राइबोसोम इज नोन एज व्हाट? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दिस सेल। तो राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री है, और ये जुड़ते हैं कब? इन द प्रेजेंस ऑफ Mg2+ एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम की दोनों इकाइयां जुड़ती हैं, फिर अलग हो जाती हैं। तो अब हमें एक चीज कहना है कि राइबोसोम जो होता है वह इस लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट, एक चीज और याद रखना है, जब लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम की जुड़ती हैं, तो इस लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट के बीच में क्या बन जाता है कि देयर इज ग्रूव। ये देखिए, जैसे ये लार्जर सब यूनिट है, स्मॉलर और ये लार्जर, तो इसमें एक ग्रुप बनता है, और इस ग्रुप से जो है कि एक, दिस इज द ग्रुप, इस ग्रुप से होकर के एक टनल जाती है, दिस इज द टनल। और ये टनल कहाँ खुलती है? दैट ओपन्स इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खुल जाती है। वंस अगेन अंडरस्टैंड, हमने क्या कहा कि जो राइबोसोम होता है प्रोटीन सिंथेसिस के समय जुड़ते हैं। लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट के राइबोसोम की इकाइयां जब जुड़ती हैं तो उनके बीच में एक ग्रुप बनता है, गड्ढा जैसा बन जाता है, जिसमें कि जो नया नया प्रोटीन बनता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन, नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, वो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम से प्रोटेक्ट रहती है, और फिर अल्टीमेटली वो इस लार्जर सब यूनिट के बीच में से होती टनल होती है, उस टनल से होता हुआ प्रोटीन फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ चला जाता है। तो ये तो हो गया कि लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट के बीच में किस तरीके से टनल और ग्रुप रहते हैं, उसका क्या रोल होता है, ये आपने देखा। अब देख लीजिए कि जो ये स्मॉलर सब यूनिट है, इस राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट, जैसे कि ये क्या है? स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। इस राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के पास क्या होता है कि देयर इज 4 बाइंडिंग साइट, दे हैव द 4 बाइंडिंग साइट। किसके लिए? दैट वी विल डिस्कस कि स्मॉलर सब यूनिट के पास 4 बाइंडिंग साइट कौन कौन सी होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके पास एक mRNA बाइंडिंग साइट होती है, mRNA बाइंडिंग साइट, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के समय हमने अभी कहा कि जैसे ये मैसेंजर आरएनए है, तो इसी मैसेंजर आरएनए पे पहले स्मॉलर सब यूनिट जुड़ेगी, तो स्मॉलर सब यूनिट और फिर आकर के लार्जर सब यूनिट जुड़ेगी। तो इस स्मॉलर सब यूनिट पे, राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट पे एक मैसेंजर आरएनए के बांटने के लिए बाइंडिंग साइट होती है। 3 साइट और होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? एक तो होती ए, दूसरी होती है पी, और तीसरी होती है ई। एक क्या है? दिस इज एमाइनो एसाइल साइट, यानी कि इस ए साइट पे कहां पाई जाती है? याद रखिएगा, स्मॉलर सब यूनिट पे राइबोसोम की।
इस पे एमाइनो एसाइल साइट है जिस पे एमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए आके जुड़ता है, एमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए आके जुड़ती है। ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। एट द टाइम व्हेन वी विल डिस्कस द ट्रांसलेशन, एट दैट टाइम वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द एमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए। लेकिन अभी हमें क्या देखना है कि जो राइबोसोम की छोटी यूनिट होती है उसके पास 4 बाइंडिंग साइट होती है, एक मैसेंजर आरएनए को बाइंड करने के लिए, दूसरा क्या होती है कि एमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए को बाइंड करने के लिए, और जो पी साइट होती है, ये पी साइट, पी किस लिए होती, पी साइट किस लिए होती है, फॉर बाइंडिंग द टीआरएनए हैविंग nascent polypeptide chain। एक चीज और जरूरी है कि जो स्मॉलर सब यूनिट पे 4 बाइंडिंग साइट होती है उसमें एक मैसेंजर आरएनए के लिए होती है, और ये तीनों ही किसके लिए होती हैं, टीआरएनए के लिए होती हैं। ए एमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए के लिए, पी for binding the tRNA having the nascent polypeptide chain, newly synthesized polypeptide chain, नई बनी हुई प्रोटीन की चेन के लिए होती है। और ई जैसे नाम से पता चल रहा है एग्जेक्ट साइट, यानी कि इसमें से जो डीएसाइलेटेड टीआरएनए के लिए, यहां लिख दीजिए, इट होल्ड्स द deacylated tRNA before it leaves the ribosome। तो ये 4 बाइंडिंग साइट स्मॉलर सब यूनिट पे राइबोसोम की होती हैं। राइबोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है, आप अच्छे से इसको समझिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वंस अगेन वी विल डिस्कस। और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको और हमको दोनों को लोगों को फ़ायदा हो, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, एंड आई विल आल्सो गेट द क्रेडिट कि यू आर वाचिंग दिस। थैंक यू।